हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज विजडम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्लास्टिड स्टार्ट करेंगे। ओके, और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नया अपडेट्स मिलते रहे। ओके, तो प्लास्टिड हम शुरू करेंगे। तो प्लास्टिड से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और सारे और सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लास्टिड का ही पार्ट होता है, तो इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज देखे जाते हैं, तो हम लोग आगे में अच्छे से देखेंगे। ओके, तो प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेलेज हैं जो कि किस में पाए जाते हैं, यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं, और सारे प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं। ओके, तो प्लास्टिड पाए किस में जाते हैं, सारे प्लांट सेल में, और यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड पाए जाते हैं। इसको मतलब माइक्रोस्कोप से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जैसे स्टडी हुआ तो सेल के स्टडी में तो चेंजेस आया ही था। तो इसी दरमियान मतलब कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो प्लास्टिड को खूब आसानी से देख सकते हैं। और ये पाए किस में जाते हैं, तो और सारे प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। ओके, और इसके पास कौन स्पेसिफिक पिगमेंट होता है प्लास्टिड के पास। तो पिगमेंट के हिसाब से इनका क्राइटेरिएशन होता है, डिफरेंट टाइप्स का होते हैं। तो इनका आगे में हम इसका टाइप देखेंगे। और पिगमेंट के हिसाब से इनको 3 टाइप्स में बांटा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ओके, उसके पहले हम देखेंगे कि प्लास्टिड का थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में देखते हैं। जो टर्म प्लास्टिड था किसके द्वारा दिया गया था, तो फर्स्ट टाइम टर्म प्लास्टिड किसके द्वारा दिया गया था, हैकल्स के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय हैकल्स, और स्किम्पर जो थे उन्होंने किसको दिया था, क्लोरोप्लास्टिड। क्लोरोप्लास्टिड जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लास्टिड का ही पार्ट होता है। ओके, उसको क्या बोला था, इसको किसके द्वारा दिया गया था, तो एक्सिम्पर के द्वारा दिया गया था। और जो मेयर थे उन्होंने बाद में इसको क्या कहा था, ऑटोप्लास्ट कहा था। ओके, तो ऑटोप्लास्ट कहा था किसने, मेयर ने। और क्लोरोप्लास्ट का नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो एरीरा साइंटिस्ट का नाम था। जो एरीरा थे उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, क्लोरोप्लास्ट दिया था। ओके, तो मतलब कि टाइप ऑफ पिगमेंट्स में हिसाब से हम इसको किस में 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद से क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो बारी बारी से हम शुरू करेंगे। तो ठीक, पहले हम किसको शुरू करते हैं, क्रोमोप्लास्ट को। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि पिगमेंट के हिसाब से इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट देखते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, एक्चुअली ये इसमें क्या होता है कि दीज आर प्लास्टिड विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट समझिए, पिगमेंट मतलब कि ग्रीन कलर जो लीफ का दिखता है तो उसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है। तो ड्यू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द लीव्स द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। ठीक उसी तरह से जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स का पिगमेंट होता है। ओके, उस पिगमेंट में क्या क्या है, तो कैरोटीन्स होते हैं, एक्जेंथोफिल्स होते हैं। ओके, और इसमें क्लोरोफिल या तो हो भी सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। किसके अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन होंगे, एक्जेंथोफिल होंगे, क्लोरोफिल हो भी सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। बहुत कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए हम इनको मेंशन करके नहीं चलते हैं, नेग्लेक्टिंग ही करके चलते हैं। लेकिन बेसिकली मेन पिगमेंट जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट के वो कैरोटीन होते हैं और एक्जेंथोफिल होते हैं। ओके, क्रोमोप्लास्ट मेनली कहाँ होता है, पेरिकार्प में होता है। किसके, पेटल्स के। अब सेपल्स और पेटल्स जब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे 12th में, तो वहाँ अच्छे से देखेंगे। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि सेपल्स और पेटल्स, सेपल जो होता है ग्रीन कलर्ड पार्ट होता है किसका, प्लांट का, और पेटल्स जो होता है कलरफुल पार्ट होता है। ओके, तो जो कलरफुल पार्ट होता है पेटल्स, उसके पेरिकार्प में क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, और जो चिली हम देखते हैं या फिर टोमेटो देखते हैं, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। और लाइकोपीन होता है किसके अंतर्गत, टोमेटो के अंतर्गत लाइकोपीन होता है। उसी की वजह से कैसा होता है, उसका कलर रेड हमको दिखाई देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कलर विच इज प्रेजेंट इन द टोमेटो। तो लाइकोपीन होता है, और उसको किसके अंतर्गत आता है, क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। ओके, और वो कैसा है, कैरोटीन है। येलोविश ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट्स आर ड्यू टू द कैरोटीन। और येलो जो कलर दिखाई देता है फ्रूट का, वो किसके वजह से दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है मुझे कैरोटीन की, सॉरी
हाँ सॉरी, कैरोटीन की वजह से दिखाया जाता है। और वो उसमें भी कैरोटीन में कौन सा कैरोटीन, ए कैरोटीन, तो कैरोटीन का भी रखिएगा, कैरोटीन भी होता है 3 तरह का बेसिकली, ए कैरोटीन, बी कैरोटीन और जी कैरोटीन। ओके, तो जो ए कैरोटीन, बी कैरोटीन और जी कैरोटीन होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन इन द फ्रूट्स द कलर ऑफ फ्रूट इज येलोविश। ओके, उसके बाद से कैरोटीन के बारे में मुझे बोला गया था, तो ए कैरोटीन, बी कैरोटीन, जी कैरोटीन ये पता चल गया। और कैरोटीन किसका प्रिकर्सर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरोट में हम लोग पढ़ते हैं, तो कैरोटीन किसका प्रिकर्सर होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरोटीन जो प्रिकर्सर होता है किसका होता है, विटामिन ए का। ओके, जो कि कैरोट में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ बी कैरोटीन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आ ही गया, कैरोट रूट जो होता है उसमें रिचेस्ट सोर्स होता है किसका, बी कैरोटीन का, याद रखिएगा। तो कैरोटीन इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए विच इज मैक्सिमली फाउंड इन द कैरोट रूट्स। तो बी कैरोटीन किस में पाया जाता है, कैरोट रूट्स में पाया जाता है, जो किसका प्रिकर्सर होता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने क्या देखा कि डिफरेंट इसका जो एक्जेंथोफिल और कैरोटीन इसके मेन पिगमेंट थे, क्लोरोफिल बहुत कम अमाउंट में थे। फिर मैंने देखा कि लाइकोपीन, टोमेटो का कलर लाइकोपीन के प्रेजेंस में होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, कैरोटीन की वजह से आता है। कैरोटीन का भी मैंने टाइप्स किसके किसके बारे में, बी कैरोटीन देखा, जी कैरोटीन देखा। ओके, क्रोमोप्लास्ट पेटल्स के बाद जो मतलब कलर पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, वो पेटल्स होते हैं। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट इन द फ्लावर पेटल्स इट्स लुक्स कलरफुल। याद रखिएगा, फ्लावर का कलर जो हमको कलरफुल दिखता है वो किसके वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोप्लास्ट के वजह से, और वो पेटल्स में पाए जाते हैं। ओके, वाटर, और जो मतलब कि जो भी होते हैं ना वो वाटर से सेलेबल होते हैं। वाटर सेलेबल का मतलब क्या, जो पानी में घुल जाए, तो वाटर सेलेबल पिगमेंट होते हैं। ओके, और सेल शेप में पाए जाते हैं। और सेल शेप हम लोग को कहाँ मिला था, जो वोक्यूल्स हम लोग पढ़ रहा था उसमें हम लोगों ने सेल शेप का जिक्र किया था। और वो जो वाटर सेलेबल पिगमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, एंथोसाइनिन होते हैं। ओके, जो ब्लू और वायलेट और रेड पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से क्या होता है, एंथोक्लोर। तो याद रखिएगा, एंथोसाइनिन और एंथोक्लोर कैसा होता है, वाटर सेलेबल पिगमेंट होता है, जो फ्लावर के पेटल्स में पाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि वाटर सेलेबल पिगमेंट्स का नाम क्या है, तो एंथोसाइनिन है और एंथोक्लोर है। इससे आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एंथोसाइनिन कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, तो आप ब्लू, वायलेट और रेड पिगमेंट याद रखिएगा। और हम क्रोमोप्लास्ट देख लिए। अब क्रोमोप्लास्ट के बाद मेरा क्या नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे पूरे डिटेल्स में। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट का होता क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव में। जो प्लांट्स के लीव होते हैं, तो ड्यू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स द कलर ऑफ लीव इज ग्रीन। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होता है। ओके, जो और इसी के वजह से मतलब कि जो प्लास्टिड में के अंतर्गत जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है उसी की वजह से ग्रीन कलर तो मिलता ही है। एज वेल एज प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स, मतलब जब तक अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो इसका आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, प्लांट्स के लिए। ओके, उसके बाद से मेरा क्या आता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है कि मतलब कि इसमें फूड का स्टोरेज होता है, इसमें कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं होता है। जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ रहा था, जब क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखा था तो उसमें कैरोटीन आया था और एक्जेंथोफिल आया था, बट इसके अंतर्गत वैसा कोई नहीं है। जैसे कि फूड का स्टोरेज भी होता है ना, तो फूड के स्टोरेज के लिए बेसिकली हम ल्यूकोप्लास्ट टर्म का यूज करते हैं। जैसे कि फैट के यूज के लिए इलायोप्लास्ट का टर्म यूज होता है, फैट के स्टोरेज के लिए इलायोप्लास्ट होता है। फिर से मेरा स्टार्च के लिए क्या करते हैं, एमाइलोप्लास्ट। तो याद रखिएगा, इलायो आयोल आता है इसमें, देखिए याद करने का तरीका क्या है, इलायो में ओयल आता है, आयो यहाँ सिमिलर है ओयल से। तो याद रखिएगा फैट और ऑयल में क्या हो जाएगा मेरा, इलायोप्लास्ट है। और स्टार्च के लिए क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट होता है। ओके, एमाइलोप्लास्ट तो एमाइलोप्लास्ट के बारे में क्या है कि एमाइलोप्लास्ट सिंथेसाइज किया और स्टोर करता है किसको, स्टार्च को। और ये एमाइलो देखिए, तो जो हम लोग बेसिकली आलू देखे होंगे हम लोग, आलू में स्टार्च पाया जाता है। ओके, पोटैटो ट्यूबर्स बोल रहा है, व्हीट
जो गेहूँ होता है, उसके बाद से राइस ग्रेन में। तो एमाइलोप्लास्ट का सोर्स क्या क्या है, तो जिसमें भी हमको कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे या स्टार्च पाए जाएंगे उसमें ही वही सोर्स होंगे एमाइलोप्लास्ट के। तो पोटैटो ट्यूबर्स हो गया, व्हीट हो गया और ग्रेन्स हो गया। तो एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोरेज करता है, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर वो स्टार्च स्टोरेज करता है। उसके बाद इलायोप्लास्ट के बारे में हम लोग को पता चल गया है कि क्या ऐसा फैट और ऑयल का स्टोरेज करता है, लिपिड ऑयल्स, ओके, कैस्टोर, एंडोस्पर्म्स, ट्यूब रोज ईटीसी। वेरी इंपॉर्टेंट। इलायोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा आपसे क्या, कैस्टर एंडोस्पर्म आपसे पूछा जा सकता है, कैस्टर। उसके बाद से एल्यूरोप्लास्ट, पी फॉर प्लास्ट और पी फॉर प्रोटीन। तो याद रखिएगा प्रोटीन के लिए एल्यूरोप्लास्ट का हम यूज करते हैं, जो किसको यूज करता है, प्रोटीन को, एल्यूरोप्लास्ट, ओके, पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर प्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट याद हो जाएगा आपसे आसानी से, ओके। और मेज ग्रेन में पाया जाता है, किसमें, मेज में पाया जाता है क्या, प्रोटीन, ओके। और उसका स्टोरेज कौन करता है, एल्यूरोप्लास्ट, ओके। या फिर एलोरीन लेयर बोलेंगे किसमें, हम किसको सीड में बोलते हैं। तो एलोरीन जहाँ भी टर्म आता है एक्चुअली वो बेसिकली किसके लिए आता है, प्रोटीन के लिए आता है। तो हमको तो पता चल ही गया था, एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, हमको लगा था कहीं छूट गया होगा। तो हैकल्स जो दिए थे टर्म, ओके, प्लास्टिड का, वो उसका सन वहाँ पे छूट गया था। तो याद रखिएगा 1865 में, कब, 1865 में, जो 1865 में डिस्कवर किया गया था प्लास्टिड को, ओके। और इसका टर्म जो था किसके द्वारा यूज किया गया था, सिम्फर के द्वारा यूज किया गया था। हम लोग पहले देख चुके हैं। ए वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा इन प्लास्टिड ऑफ नॉर्मल बार्ले प्लांट वाज रिपोर्टेड बाई D1 वेटसन। याद रखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होता है और स्ट्रोमा होता है। तो हम आपको बताएंगे, देखिए ये अगर क्लोरोप्लास्ट में का ये मेरा अगर स्ट्रक्चर हो गया, ओके, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो, जैसे कि मतलब सेल के अंदर जो पूरा स्पेस, सेल के अंदर वाले को क्या बोलते थे हम, साइटोप्लाज्म बोलते थे, ओके। तो रिमेनिंग जो स्पेस होते हैं सेल के मेम्ब्रेन के अंदर वाला, उसको स्ट्रोमा बोला जाता है, ओके। और इसके अंदर स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स होता है। उसको पहले कहाँ पाया गया था, तो बार्ले प्लांट में पाया गया था, ओके। और उसको रिपोर्ट किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा बार्ले प्लांट में पाया गया था पहली बार, ओके, बार्ले प्लांट में पाया गया था। और उसको रिपोर्ट किसके द्वारा किया गया था, D1 वेटसन के द्वारा किया गया था, ओके। उसके बाद से क्या है कि पार्क एंड वेगिन्स है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पार्क और बेगिंस जो थे 1964 में किसका कंसेप्ट दिया, क्वांटोजोम। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटोजोम जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्वांटोजोम के बारे में मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। बट आप इतना याद रखिए, क्वांटा जो वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है, लाइट के लिए यूज किया जाता है। तो जो सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, क्वांटोजोम का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद से तो टर्म क्लोरोफिल किसके द्वारा दिया गया था, तो क्लोरोफिल टर्म जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, पेलिटियर के द्वारा दिया गया था और सिवोंटू के द्वारा दिया गया था। और इसका स्ट्रक्चरल डिटेल्स किसके द्वारा दिया गया था, तो विल स्टेटर एंड स्टॉल के द्वारा। तो याद रखिएगा साइंटिस्ट के कुछ नाम हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं बाउंसर के रूप में। टर्म थाइलोक्वाइड्स किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। उसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। वो किसके द्वारा दिया गया था, मेनके 1962 में दिया गया था। फर्स्ट स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया, तो मेयर्स के द्वारा। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। अब एनसीईआरटी में हम देखते हैं प्लास्टिड, ओके। तो एनसीईआरटी के में प्लास्टिड के बारे में क्या दे रखा है देखेंगे। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, हम लोग को पता तो चल ही गया था कि सारे प्लांट्स में और यूग्लिनोइड्स में, ओके। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद से क्या है कि देयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट के हिसाब से हम लोग ने इसका क्लासिफिकेशन किया था। तो उसमें क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको था। क्लोरो के बारे में हम लोगों ने देखा ग्रीन पिगमेंट होता है। क्रोमो के बाद कैरोटीन और एक्जेंथोफिल था। और ल्यूकोप्लास्ट जो था वो किसके लिए था, जो फूड का स्टोरेज के लिए कर रहा था। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को हमको पढ़ना है। आगे फोटोसिंथेसिस में भी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बोल रहा है क्या कि एक बार हम थोड़ा सा इसका फिगर देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये देख क्लोरोप्लास्ट, ये जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब जैसे साइट सेल के अंदर जो मतलब जो स्पेस था मेम्ब्रेन के अंदर वाला, उसको जैसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, ठीक। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो स्ट्रोमा होता है वो क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म है, ओके गाइज। तो स्ट्रोमा हो गया क्या मेरा, स्ट्रोमा जो हो गया जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट,
उसके बाद से क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन था, आउटर और इनर, और वहाँ पे क्या था कि आउटर का परमिबिलिटी ज़्यादा था बट इनर में सिलेक्टिवली परमिएबल था। मैंने रिकॉल कर दिया आपको, यहाँ पे आउटर और इनर इसमें भी दो लेयर होता है, वहाँ पे आउटर और इनर के बीच माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता था। ओके, यहाँ पे उस इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं ये मेरा आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या है इनर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हो गया। स्ट्रोमा मुझे पता चल गया कि जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म। उसके बाद से हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रेनम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर स्टैक्ड दिखाई दे रहा होगा कॉइन की तरह, जो स्ट्रक्चर है आपको एक के ऊपर रखा हुआ है। ओके गाइज, तो ये क्या है मेरा ग्रेनम है। ओके, और वही अगर सिंगल होता है, अगर सिंगल के बारे में हम बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, थैलाक्वाइड्स बोलेंगे। ओके, अगर वो सिंगल के रूप में हो, अगर ये एक स्टेक है, ओके, और कलेक्टिवली बोलना होगा तो सॉरी, अगर ये मेरा एक क्वाइन है तो इसको थैलाक्वाइड्स बोलते हैं। अगर इस तरह का एसेंबलेंस है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ओके, उसके बाद से स्टोमा पता चल गया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन मैंने देख लिया, ग्रेनम देखा, थैलाक्वाइड्स देखा। उसके बाद से स्ट्रोमा लेमला जो होता है उसका क्या होता है कि एक थैलाक्वाइड से दूसरे थैलाक्वाइड के या फिर एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम के बीच जो कनेक्शन करता है उसको आप यहाँ देख रहे होंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेला बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और किसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, एसेंशियल और फोटोसिंथेसिस। तो अब सबको पता होगा कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, और उस फूड के फॉर्मेशन के लिए मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो सनलाइट की और वाटर की। तो वाटर तो सन कहाँ से ले लेता है, वाटर तो ले लेते हैं कहाँ से, रूट से। रूट कहाँ होता है, मतलब कि सॉइल से ले लेता है, बट हमको सनलाइट कहाँ, सन के थ्रू आता है लाइट, तो उस लाइट को ट्रैप किया जाता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, और उसी के अंतर्गत एक क्वांटाजोम टर्म आ रहा था। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल, तो ट्रैपिंग कौन करता है फोटोसिंथेसिस में लाइट का, तो वो कौन है, तो क्लोरोफिल है। ओके, जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, इसका अच्छे से हम लोग देखेंगे, जो कि उसके ज़्यादा डिटेल्स देखना अच्छा नहीं है। इसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, किसके, क्लोरोफिल के। ओके, उसके बाद से ट्रैपिंग लाइट एनर्जी करता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल होता है, तो वेरी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है कैसा होता है, फैट सोल्यूबल होता है। ओके, कौन फैट सोल्यूबल होता है, तो क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद से कैरोटीनॉइड्स के बारे में क्या बोला था कि कैरोटीन होता है और एक्जेंथोफिल्स होता है, हम लोग देख चुके हैं। द गिव्स दैट द पार्ट ऑफ प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड। टमाटर का कलर देखा था हम, पता चला था, चिली का कलर देखा था। यहाँ पे आपको क्लियर होगा शेप और साइज विथ स्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, यही है। तो उसमें हमने देखा था ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आ रहा था, तो उसमें एमाइलोप्लास्ट था, एलाइयोप्लास्ट था और एलेरोप्लास्ट था। क्लियर। उसके बाद से इसका हम लोग स्ट्रक्चर्स देख लिए। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेजोफिल। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, उसका ग्रीन प्लांट्स में जो मेजोफिल सेल्स होते हैं, ओके, लीव्स में मेजोफिल सेल्स होते हैं, उसी के अंतर्गत कौन पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जब लीव की हम एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, स्ट्रक्चर, जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको मेजोफिल देखने को मिलेगा। तो आप भी यहाँ इतना याद रखिए कि प्लांट में एक मेजोफिल होता है, उसके अंतर्गत क्लोरोफिल क्या होता है, उसी में पाया जाता है। तो मेजोफिल सेल के अंदर कौन पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, और ये कैसा होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एनसीईआरटी में बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसका शेप कैसा हो सकता है, तो लेंस शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, डिस्क्वायर्ड हो सकता है, और इवन रिबन लाइक भी हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो शेप होता है डिफरेंट तरह का होता है। कैसा कैसा हो सकता है, लेंस शेप हो सकता है, ओके, ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, डिस्क्वायर्ड हो सकता है,
और इवन रिबन शेप भी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद से इसका जो लेंथ भी होता है, तो सबका लेंथ और शेप साइज के बारे में तो पढ़ ही रहते हैं, तो इसके भी लेंथ के बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो लेंथ होता है, एक्चुअली लेंथ होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और कई बार हम लोग बता चुके हैं आपको कि माइक्रोमीटर का मतलब होता है एक 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁶ मीटर होता है। तो याद रखिएगा जो लेंथ होता है कितना होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ मतलब कि चौड़ाई उसकी कितनी होती है 2 to 4। तो इतना याद रखिए कि लेंथ जो होता है उसका ज़्यादा होता है, जबकि विड्थ कम होता है। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द, और इसका जो नंबर है देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का भी नंबर वेरी कर रहा था वहाँ पे, जहाँ पे मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव ज़्यादा थे, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की आवश्यकता ज़्यादा थी, वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहता था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं तो इनका भी नंबर वेरी करते रहता है। जैसे कि किसी सेल में एक हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, ओके, तो एक सेल किस में होता है क्लेमाइडोमोनास में, और ग्रीन अलगी में कितना हो सकते हैं 20 से 40 सेल भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि द नंबर ऑफ क्लोरोफिल इज ऑल्सो वेरी विद इन प्लांट्स। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहा था, तो जैसे क्लेमाइडोमोनास है, इसमें कितने होते हैं एक, वही ग्रीन अलगी में कितने हो सकते हैं 20 से 40, और पाए कहाँ जाएंगे भाई, तो मेसोफिल सेल्स के अंदर में। अब सिमिलरिटीज यहाँ पे बोल रहा है भाई कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन। ये तो पता है हम लोग को, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। एक इनर होता है, ओके, जो कि रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है। तो याद रखिएगा वहाँ का भी जो इनर था माइटोकॉन्ड्रिया का भी, वो भी लेस परमिएबल था एज कम्पेयर टू आउटर। द स्पेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो स्पेस बिटवीन होता है, मतलब जो कवर्ड क्या रहता है आउटर, वहाँ पे क्या था मैट्रिक्स था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता था वैसे ही यहाँ पे क्या है स्ट्रोमा है। और जो मेम्ब्रेनस सैक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोला था थैलाक्वाइड्स बोला था, ओके। मेम्ब्रेनस सैक्स के बारे में हम लोगों ने देखा, तो कैसा था थैलाक्वाइड्स था, उसका फिगर हम लोगों ने वहाँ पे भी देखे, ओके। और स्टेक्ड ऑफ द पाइल्स ऑफ क्वाइंट्स को ग्रेना बोलते हैं, जो एक के ऊपर अरेंज था ऐसे, स्टेक्ड ऑफ क्वाइंट्स बोला था। इसी को क्या बोल रहा है कि ये मतलब कि ग्रेना था, उसका सिंगुलर क्या होता है ग्रेनम होता है, ओके। और द इंटीग्रेनल थैलाक्वाइड्स, और इसको इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड्स भी बोलते हैं, ओके। तो अगर सिंगल था तो थैलाक्वाइड्स बोले थे, वही जब स्टेक्ड था क्वाइन की तरह तो उसको क्या बोला गया था ग्रेना बोला गया था, और उसका सिंगुलर क्या होता है ग्रेनम होता है। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेवला। और फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे उसके फिगर में फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। एक बार फिर हम स्ट्रोमा लेवला को रिकॉल करते हैं। ये था मेरा स्ट्रोमा लेमला, तो देख सकते हैं आप लोग, ये था स्ट्रोमा लेमला, और इसको क्या बोलता है फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स बोला था, ओके। किसके लिए थैलाक्वाइड्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रोमा लेमला, ओके। और जो ग्रेनम होते हैं उनके जो अंदर का स्पेस होता है, थैलाक्वाइड्स जो थैलाक्वाइड्स होते हैं उनको जो स्पेस क्लोज करता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, ओके। तो ल्यूमेन का जब भी आएगा सेल के इंटरनल मेम्ब्रेन के लिए, मतलब अंदर की ही बात करता है ल्यूमेन। तो याद रखिएगा जो थैलाक्वाइड्स को मेम्ब्रेन, ये तो मेरा मेम्ब्रेन था क्लोरोप्लास्ट का, आउटर और इनर दो था, उसके अंदर थैलाक्वाइड्स था वही, और ग्रेनम था। तो ये जो मेरा ग्रेनम था इस, और ये मेरा क्या था, और इसको अगर पर्सनल मैंने देखा था तो थैलाक्वाइड्स बोला था। तो इस थैलाक्वाइड्स के अंदर का जो पार्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं, ओके। और सारा मतलब कि रिएक्शन, मतलब कि फूड सिंथेसिस के लिए जो भी मतलब इंजाइम्स होते हैं, ओके, वो कहाँ पाए जाते हैं उसी में पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड्स इनक्लोज स्पेस, उसको क्या बोलते हैं ल्यूमेन बोलते हैं। और द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स इंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंजाइम्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट से, तो मतलब फोटोसिंथेसिस में तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, तो वही बोल रहा है कि जो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंजाइम कंटेन करते हैं, और उसी इंजाइम में, और वो कहाँ इंजाइम कहाँ पाए जाएंगे स्ट्रोमा में। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस करने वाले इंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा ग्रेना, थैलाक्वाइड और स्ट्रोमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्ट्रोमा। तो जो स्ट्रोमा होता है उसी में जो इंजाइम होते हैं किसके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के लिए, ओके, पाए जाते हैं। उसके बाद से स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वहाँ भी था,
सिंगुलर सर्कुलर डीएनए वहाँ भी था, जिसकी वजह से इंडो सिम्बायोसिस दिखाया था किसके साथ, प्रोटिस्ट के साथ, और या फिर ओके। तो यहाँ भी सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल्स होता है और राइबोसोम भी होता है। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अटैच होता था आउटर सरफेस पे। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाक्वाइड्स, और क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है मेजोफिल सेल्स के अंतर्गत, वो मेजोफिल सेल्स किस में है, थैलाक्वाइड्स के। तो जब इसका एनाटॉमी हम पढ़ेंगे ना लिप्स का, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ जानिए कि क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है कहाँ पाया जाता है, थैलाक्वाइड्स के में। और थैलाक्वाइड्स हम लोगों ने देख चुका है, ग्रेनम देख चुका है, स्ट्रोमा लैमेला देखा, आउटर इनर मेम्ब्रेन देखा। ओके, और वहाँ ये भी जो 70s जो इसमें राइबोसोम जो पाए जाते हैं वो वहाँ भी थे किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और यहाँ पे भी जो राइबोसोम होते हैं। ओके, द राइबोसोम ऑफ द क्रोमोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो यहाँ पे क्या है कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो राइबोसोम के पास जो राइबोसोम के पास राइबोसोम का जो कंपोनेंट होता है आरएनए का, वो 80S का होता है। बट वही जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट वाला वो 70S का होता है। तो याद रखिएगा, तो इसमें 70 और 80S दोनों पाए जाते हैं। और 70S किसका है, तो 70S क्लोरोप्लास्ट का है, और जो 80S है वो राइबोसोम का है। ओके, तो इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास अपना मशीनरी होता है जिससे क्या कर सकते हैं, आरएनए और डीएनए जब इनके पास है तो खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करने में कैपेबल है, क्योंकि इनके पास डीएनए और आरएनए मशीनरी है। तो जब मेरे पास डीएनए और आरएनए मशीनरी प्रेजेंट है मेरे अंदर, तो क्या कर सकता है वो, मतलब मेरे अंदर करने का मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्या कर सकता है, आसानी से सिंथेसिस कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को देखा, और हम कोशिश करेंगे कि एक शॉट में आप लोगों को दोनों का, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का डिफरेंस अच्छे से एक बार रिलेट कर देंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या था, डबल मेम्ब्रेन था, इसका भी डबल मेम्ब्रेन था। ओके, इसके बाद इसके पास में जो राइबोसोम था 70S था, और उसके पास भी 70S था। और इसका राइबोसोम वाला जो था क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम 70S, और राइबोसोम वाला कितने का पास था, 80S का था, किस में, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, और उसके बारे में सारा स्ट्रक्चर्स हम देख चुके हैं। और एक बार हम 10 मिनट का एक वीडियो में हम दोनों का डिफरेंस बताऊंगा आपको। तो थैंक यू गर्ल्स। यहाँ पे मेरा क्लोरोप्लास्ट और या फिर प्लास्टिड ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।